चलो, लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम सेट ऑफ केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहा है? 100 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 30 to 50 डिग्री सेल्सियस। 100 ग्राम, that is 0.1 kg, heated from 30 to 50 डिग्री सेल्सियस, that is change of 20 डिग्री सेल्सियस। इसको हम डेल्टा टी कहते हैं। Ignoring the slight expansion, the change in its internal energy is। ठीक है, तो देखो, अब एक्सपेंशन नहीं हो रहा है तो वॉट एवर हीट वी आर प्रोवाइडिंग, इसके साथ क्या होने वाला है, ये इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। ये आ जाएगा एम सी डी टी। मास कितना है? 0.1। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है 4184 एंड टेम्परेचर है चेंज है 20 डिग्री सेल्सियस से। तो 0.1 इंटू 20 इज 2, तो 4184 का डबल। सो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 हो जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है, इतने जूल्स। तो दिस कैन बी रिटन एज 8 पॉइंट, राउंड ऑफ करते हैं। सो ये आ जाएगा 7, ये 7 है तो ये हो जाएगा 4, 8.4 किलो जूल्स। किलो जूल्स में आंसर है 8.4 किलो जूल। ऑप्शन अवेलेबल है ए। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, देखो। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर at its boiling point मतलब constant temperature 100 degree Celsius, absorb 540 calories of heat to become steam with a volume of 1671 centimeter cube। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1671 हो गया। सो देखो, डेल्टा भी हो गया 1670 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर इज 10 to the power -2 मीटर, तो उसका क्यूब मतलब 1670 इंटू 10 to the power -6 मीटर क्यूब। कितनी है? 540 कैलोरीज। If the atmospheric pressure is 1.013 into 10 to the power 5 Newton per meter square and the mechanical equivalent of heat is 4.19 joules per calorie, the energy spent in this process in overcoming the intermolecular forces is। तो देखो, ये जो हीट दे रहे हैं हम, ये दो काम करने वाली है। बॉइलिंग पॉइंट है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला। सो क्या होगा? वर्क ऑफ एक्सपेंशन, एंड दूसरा पार्ट रहेगा ओवरकमिंग ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो बस वर्क ऑफ एक्सपेंशन निकाल लिया इसमें से, तो ओवरकमिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसके लिए कितना वर्क होने, इसके लिए कितनी एनर्जी जाने वाली है, निकल जाएगी। सो वर्क ऑफ एक्सपेंशन पीडीवी, ये आ जाएगा 1670 इंटू 10 to the power -6 इंटू वॉल्यूम प्रेशर के साथ 1013 इंटू 10 to the power 5। तो देखो, ये 10 to the power -6 है, ये 0 चला जाएगा, 10 to the power -5 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 167 इंटू 1.013। ये जूल में रहेगा। इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा इस फैक्टर के साथ। कैलोरीज, अब देखो रफली ये 4.2 है, 4 4 जा 16। ठीक है, सो ये 4 4 जा 16, 4 40 जा 160, 4.2 40 जा लगभग ये रहने वाला है, तो ये आंसर आएगा 40 कैलोरीज।
तो जो वर्क हुआ दैट विल बी ऑफ 40 कैलोरीज. सो आउट ऑफ 540 कैलोरी वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज 40 कैलोरी. सो बची हुई जो एनर्जी है 500 कैलोरीज. ये किसके लिए यूज हुई? तो ये यूज हुई एनर्जी स्पेंट इन दिस प्रोसेस टू ओवरकम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा सी. 500 कैलोरी जितनी एनर्जी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अगेंस्ट काम करने के लिए खर्चा हुई. चलो क्वेश्चन 3 देखते हैं. क्वेश्चन 3 देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्या कहा है इस क्वेश्चन में? An ideal gas expands isothermally from volume V1 to V2. देखो आइसोथर्मल के केस में यू विल राइट PV इक्वल टू कांस्टेंट. आइसोथर्मल एक्सपेंशन इस प्रकार से होगा. PV ग्राफ अगर निकालते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन रिलेशन क्या है? PV इक्वल टू कांस्टेंट. तो ये वॉल्यूम रहेगा V1, ये वॉल्यूम है V2. यहाँ का इनिशियल प्रेशर है P1. ठीक है, इनिशियल एंड देन कंप्रेस टू ओरिजिनल वॉल्यूम V1 एडियाबेटिकली. ये वापस ओरिजिनल वॉल्यूम पर आया एडियाबेटिकली. अब देखो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस PV टू द पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, अब देखो वापस आने वाली एडियाबेटिक प्रोसेस है. अब उसी वॉल्यूम पर वापस आने के लिए देखो ये रिलेशन हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन P रेज टू द पावर V टू द पावर गैमा. ये हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन P. ये हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन V इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन P रेज टू द पावर 1 बाय गैमा. ठीक है, अब देखो उसी वॉल्यूम पर यहाँ इसके लिए क्या रिलेशन था? V इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन P. ठीक है, अगर सेम पॉइंट से शुरू हो रहे अगर सेम पॉइंट से अगर शुरू हो रहे हैं तो यहाँ पर भी वापस जो आने वाला है कांस्टेंट अपॉन P रहेगा और यहाँ पर रहेगा कांस्टेंट अपॉन P रेज टू द पावर 1 बाय गैमा. ठीक है, अब गैमा की वैल्यू ये 1 से ज्यादा रहेगी. सो ये 1 अपॉन 1.4 1.3 इस प्रकार से कुछ ना कुछ रहने वाला है. सो इफ दिस वैल्यू इज मोर देन 1 तो P की वैल्यू ये इस केस में जो प्रेशर रहेगा उससे ज्यादा रहेगी. अब जस्ट समझने के लिए इस गैमा की वैल्यू 2 है तो ये स्क्वायर रूट रहेगा. अगर 1.4 है तो ये 1.4 रूट रहेगा. ठीक है, अब स्क्वायर रूट P एंड P का स्क्वायर रूट, ऑब्वियसली P का स्क्वायर रूट छोटा होता है. सो वैसे ही P एंड P का 1.4 रूट 1.4 रूट अगर गैमा की वैल्यू 1.4 है तो अगर ये रूट 1 से बड़ा है 1.4 2 क्यूब रूट तो ये प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए सो दैट वही वॉल्यूम वापस आ जाएंगे. देखो ये वापस वही वॉल्यूम कब आएगा? जब ये डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तब. डिनोमिनेटर सेम, यहाँ पर सिर्फ P है, यहाँ पर P रेज टू द पावर 1 बाय गैमा है. तो ऑब्वियसली यहाँ का जो P रहेगा ये प्रेशर ज्यादा रहेगा. तो एडियाबेटिकली वापस उस प्रेशर पर आते हैं तो ये P3 की वैल्यू ज्यादा रहेगी. तो ये P3 यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगा, इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी एंड दिस ग्राफ विल बी ऑफ दिस टाइप. जाते वक्त किस रास्ते से गए? आइसोथर्मल. और वापस आते वक्त इस प्रकार से आ गए एडियाबेटिक. देखो हमें सिंपल पता है एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स वर्क.
जाते वक्त ये एक्सपांशन हुआ, जाते वक्त ये एक्सपांशन हुआ है, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वापस आते वक्त कॉम्प्रेशन हुआ है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो आप देखोगे कि सर यहाँ पर नेटवर्क जो है वो इस रीजन का नेटवर्क है, और ये जो बच रहा है इट इज पार्ट ऑफ कॉम्प्रेशन। वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन इज टेकन एज नेगेटिव, वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन इज टेकन एज नेगेटिव। इसलिए आप देखो ऑप्शन में आपको दिखना चाहिए P3 is greater than P1, P3 is greater than P1 and work is negative। तो सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पर बी। ठीक है, आप सिंपली कह सकते हो कि ये जो स्लोप रहते हैं ये आइसोथर्मल का ज्यादा रहेगा, एडियाबैटिक का कम रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है सर। चलो क्वेश्चन 4 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है? आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। जिस मोमेंट पर वर्ड आ गया मोनोएटॉमिक गैस, आपके दिमाग में आ जाएगा 3 डिग्रीज ऑफ ट्रांसलेशनल फ्रीडम। सो Cp इक्वल टू 3/2r, Cp इक्वल टू 5/2r एंड गैमा की वैल्यू 5/3। फटाक से मोनोएटॉमिक गैस का तो ये कुंडली तैयार होनी चाहिए। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब इनिशियल टेम्परेचर T1 है 300 केल्विन, compressed adiabatically to 8/27 times of present volume। तो इनिशियल वॉल्यूम भी है, तो फाइनल वॉल्यूम होगा इसका 8/27 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज, इंक्रीज इन टेम्परेचर ये निकालना है। ठीक है, टेम्परेचर कितना रहेगा ये निकालना है। ओके सर, बढ़िया है, कर लेते हैं सॉल्व। अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस, PV to the power gamma equal to constant एंड दूसरा रिलेशन है PV इक्वल टू म्यू आर टी। अब आपके पास क्या है V एंड T, V एंड T का रिलेशन, आप V की वैल्यू सिंपली रखोगे म्यू आर टी अपॉन T, सॉरी T की वैल्यू रखोगे म्यू आर टी अपॉन V इन दिस रिलेशन। ये क्या आ जाएगा देखो, म्यू आर टी अपॉन V इंटू V टू द पावर गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये म्यू आर इधर चले गए, so T V raised to the power gamma minus 1 equal to K upon mu R which is constant। तो हमारा रिलेशन हो जाएगा T1 V1 to the power gamma minus 1 equal to constant, that is T2 V2 to the power gamma minus 1। क्या निकालना है? T2। तो therefore T2 by T1 equal to V1 upon V2 raised to the power gamma minus 1। ये आ जाएगा, T2 निकालना है, T1 की वैल्यू 300, V1 की वैल्यू है V, V2 है 8/27 टाइम्स V रेस्ट टू द पावर गैमा माइनस 1, 5/3 माइनस 1 इज 2/3। ठीक है, अब देखो ये रिलेशन बन जाएगा VV कैंसल, इधर लिखता हूँ ये रिलेशन हो जाएगा 300 into 27/8 raised to the power 3/2, 2/3। तो पहले क्यूब रूट ले लो, 27 का क्यूब रूट 3, 8 का क्यूब रूट 2, सो दिस इज 3/2 उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 300 into
3/2 का स्क्वायर 9/4, आंसर आ जाएगा 675 केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर था 300 केल्विन, फाइनली है 675 केल्विन। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर इज 375 केल्विन या 375 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5 देख लो, क्या कहता है ये। 1 mm³ गैस is compressed at 1 atmosphere and temperature 27 degrees Celsius to 627 degrees Celsius अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। तो फाइनल प्रेशर बता दो। तो देखो, फॉर एडियाबेटिक गैस गैमा इक्वल टू 3/2 यहाँ पर देना चाहिए, हम ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो, फॉर एडियाबेटिक कंडीशन प्रेशर एंड टेम्परेचर के रिलेशन के बारे में हमें पूछा है। ठीक है, हमें पता है पीवी टू द पावर गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट और साथ ही साथ पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाता है टी टू द पावर गैमा अपॉन पी टू द पावर गैमा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये रिलेशन बन जाएगा T1 अपॉन T2 टू द पावर गैमा इक्वल टू P1 अपॉन P2 टू द पावर गैमा माइनस 1। ये वैल्यूज आ जाएंगी 300 अपॉन 900 रेज़ टू द पावर 3/2 इक्वल टू T1। T1 कितना है 1 एटमॉस्फेयर, T2 गैमा 3/2 माइनस 1 इज 1/2। तो ये आ जाएगा 1/3 का बाय टू दोनों साइड के चले जाएंगे तो 1/3 इसका क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन P2। दिस इंप्लाइज P2 इक्वल टू 27 टाइम्स P1 और P1 अगर 1 एटमॉस्फेयर है तो P2 रहेगा 27 एटमॉस्फेयर विच इज ऑलमोस्ट 27 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, देखो क्वेश्चन 6 क्या कहता है। टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी हो गया हमारा 10 डिग्री सेल्सियस। इट्स इंटरनल एनर्जी चेंजेस बाय 420 जूल। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितनी रहेगी। नंबर ऑफ मोल्स है 2। अब देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज एक्चुअली क्यूबी। ठीक है, और हमें रिलेशन पता है QV इक्वल टू म्यू CV dt। देयरफॉर CV इक्वल टू QV अपॉन म्यू इनटू डेल्टा टी। दिस इज 420 अपॉन 2 इनटू 10। so this is 21 joules per mole Kelvin। है क्या ऑप्शन सर? यस, ऑप्शन सी इज देयर। बढ़िया। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। देखो क्या कहा है क्वेश्चन 7 में। इन एडियाबेटिक चेंज मतलब पीवी टू द पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट वाला। प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। जैसे ही मोनोएटॉमिक आ गया वर्ड, आपको पता होना चाहिए क्या क्या। CV इक्वल टू 3/2 R, CP इक्वल टू 5/2 R एंड गैमा इक्वल टू 5/3। प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन कैसे निकालना आपको पता है। PV इक्वल टू म्यू आर टी। एक्चुअली आपको याद होना चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर का चाहिए ना, तो वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट कर दो।
वॉल्यूम इक्वल टू म्यू आर टी अपॉन पी, ये आ जाएगा प्रेशर इंटू म्यू इंटू आर इंटू टी अपॉन पी रेज़ टू द पावर गैमा। ठीक है, वी टू द पावर गैमा था ना, इसलिए गैमा आ जाएगा। अब ये पी नीचे आया तो ये माइनस हो जाएगा, ये कांस्टेंट है म्यू आर रेज़ टू द पावर गैमा, इसके नीचे आ गया तो ये कांस्टेंट, म्यू भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो ये रिलेशन बन जाता है टी टू द पावर गैमा अपॉन पी रेज़ टू द पावर गैमा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। आपको क्या कहा है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर C। तो देखो ये रिलेशन है P to the power gamma minus 1 is proportional to T to the power gamma, that is P is proportional to T to the power gamma upon gamma minus 1। आपको ये gamma upon gamma minus 1 की वैल्यू निकालनी है। सर ये तो बड़ा आसान है, gamma 5/3 gamma minus 1 5/3 minus 1 2/3 3 कैंसिल 5/2 आंसर हो गया C। चलो देखो क्वेश्चन 8 करते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन 8 में, 5.6 लीटर हीलियम एट STP। वो कौन है, हीलियम STP। ठीक है, वॉल्यूम दिया है 5.6 लीटर, टेम्परेचर दिया है T1, कॉम्प्रेस एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस किया। तो फाइनल वॉल्यूम 0.7 लीटर। वर्क डन इन द प्रोसेस निकालना है। तो देखो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन है अपना P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गैमा माइनस 1। इसे ही आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, P V को म्यू आर टी, दिस इज म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गैमा माइनस 1। जैसे ही हीलियम पता चल गया, हमने गैमा की वैल्यू पता चल गई, हीलियम बीइंग मोनोएटॉमिक, गैमा की वैल्यू होगी 5/3। ऑप्शन आरटी में है तो टेम्परेचर के फॉर्म में पुट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा क्या, दिस इज एट एसटीपी। तो देखो 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, therefore n moles will occupy 5.6 लीटर, therefore n की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, यह आ जाएगा 1/4। सो नंबर ऑफ मोल्स भी पता चल गए, गैमा की भी वैल्यू है, आर तो कांस्टेंट है, T1 दिया है, T2 निकाल सकते हैं क्या, सर हाँ आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पता है, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस वी कैन राइट रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्या रिलेशन आता है, ये रिलेशन आता है T V to the power gamma minus 1 equal to constant, so we will write T1 V1 gamma minus 1 equal to T2 V2 to the power gamma minus 1। We are interested in T2, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी V2, फाइनल वॉल्यूम कितना है 0.7 अपॉन V1 कितना है 5.6 रेज़ टू द पावर गैमा माइनस 1। गैमा की वैल्यू 5/3 माइनस 1 इज 2/3 इंटू T1। तो देखो 7 8 56, तो 1/8 क्यूब रूट लिया, 1/2 उसका स्क्वायर 1/4। सही है क्या, सही लिखा है। सो यू कैन राइट T2 equal to 1/4 times T1
तो ये आंसर आ जाएगा वर्क डन इक्वल टू म्यू नंबर ऑफ मोल्स 1/4 इंटू आर T1 minus T2 1/4 times T1 divided by gamma minus 1 5/3 minus 1 is 2/3. So 3/8 R into T1 minus 1/4 T1 is 3/4 T1. ये आंसर आ जाएगा तो एक छोटी सी गलती हो गई अपनी T1 V1 T2 V2 T2 क्या आएगा V1 अपॉन V2 V1 अपॉन V2 आएगा ये V1 अपना है 5.6 V2 है 0.7 रेस्ट टू द पावर gamma minus 1 is 2/3 टाइम्स T1 तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 8 का क्यूब रूट 2 स्क्वायर 4 टाइम्स T1 अब सही है सो अब वर्क डन आ जाएगा म्यू 1/4 इंटू आर T1 माइनस T2 which is 3 times T1 अपॉन gamma minus 1 आ जाएगा हमारा कितना आने वाला है 2/3 तो ये आ जाएगा 9/8 RT1 9/8 RT1 ठीक है ओके सर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं by opening the door of refrigerator inside a closed room the room temperature by opening the door of refrigerator inside a closed room the room temperature अगर रूम के अंदर डोर ओपन रखा तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा सो ऑब्वियसली देखो रेफ्रिजरेटर ये जो डिवाइस है कैसा है रेफ्रिजरेटर ये सराउंडिंग को हीट देता है इसके लिए वर्क इनपुट लेता है और ठंडे जगह से हीट निकालता है ठीक है दिस इज लोअर टेम्परेचर सो अब दरवाजा खुला रखा तो क्या होगा सो जगह ठंडी रखने के लिए ये कंटिन्यूअसली वर्क इनपुट लेगा और सराउंडिंग को हीट देते रहेगा टेम्परेचर बढ़ता रहेगा सराउंडिंग को हीट देते रहेगा सो अगर ये वर्क आ रहा है और सराउंडिंग को कंटिन्यूअसली हीट जा रही है टू मेंटेन दिस इज एट लोअर टेम्परेचर तो ओवरऑल रूम के लिए क्या हो रहा है रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर उतना ही रहेगा बट जैसे ही रूम से रूम से इस जगह में हीट ने एंट्री मारी तो इसे रिमूव करने का काम करना पड़ेगा इसके लिए वर्क इनपुट देना पड़ेगा और ये वर्क इस प्रकार से हीट में कन्वर्ट होते रहेगा तो इसके कारण सराउंडिंग का टेम्परेचर एक्चुअली बढ़ेगा ठीक है सराउंडिंग का टेम्परेचर एक्चुअली बढ़ेगा क्वेश्चन 10 भी बड़ा आसान है क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन है what is the value of sink temperature when the efficiency of is 100% efficiency का फॉर्मूला क्या है हमारा efficiency का फॉर्मूला है efficiency of Carnot engine equal to 1 minus T2 by T1 ये 100% efficiency मतलब 1 रहने के लिए ये 0 होना चाहिए 0 होने को मतलब T2 0 होना चाहिए T2 0 मतलब सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन तो at 0 Kelvin efficiency will be 100%. ठीक है चलो देखो 11 क्वेश्चन क्या कहता है Carnot engine has efficiency 1:5 efficiency का क्या फॉर्मूला है 1 minus T2 by T1 efficiency becomes 1/3 when temperature of sink is decreased by 50 Kelvin तो
सिंक का टेम्परेचर 50 केल्विन से कम करते हैं, सोर्स का टेम्परेचर उतना ही रखते हैं, तो एफिशिएंसी 1/3 हो जाती है। तो देखो ये रिलेशन हमें देता है T2/T1 इक्वल टू 4/5, ठीक है, और ये हमें देता है T2 माइनस 50 अपॉन T1 इक्वल टू 2/3। यहाँ पर T1 की वैल्यू पुट करते हैं, देखो T1 हो जाएगा 5/4 टाइम्स T2, ठीक है। तो दिस विल बिकम T2 माइनस 50 into 3 equal to 2 times T1, which is 5/4 times T2. So this is 5/2 times T2 equal to 3 times T2 minus 150. तो ये हो जाएगा T2/2 3T2 minus 5/2 T2. So T2/2 equal to 150. This becomes T2 equal to 300 Kelvin. बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a refrigerator works between the temperature of melting point of ice, रेफ्रिजरेटर है, melting point of ice is 0 degree Celsius, that is 273 Kelvin, ठीक है, and room temperature, so this is lower temperature, room temperature is 17 degrees Celsius, that is 290 Kelvin. The amount of energy in kilowatt hour that must be supplied to freeze 1 kg of water, 1 kg of water at 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो वाटर को फ्रीज करना है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो टेम्परेचर तो 0 है। अब इसकी हमें सेंसिबल हीट पता होनी चाहिए, कितनी है, दिस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, दिस विल बिकम 80 किलो कैलोरीज per kg, that is 80 into 4.2 kilojoules per kg। इतनी हीट एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। अब देखो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर होती है हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन वर्क इनपुट इक्वल टू क्या रहेगी, हीट रिलीज टू अ हायर, हीट कितनी एक्सट्रैक्ट की, तो T2 टेम्परेचर से अपॉन T1 माइनस T2। तो देखो यहाँ से आपको मिलने वाला है वर्क इनपुट इक्वल टू Q2, कितनी हीट निकालनी है, 80 इंटू 4.2, ठीक है, किलो जूल्स में, इंटू T1 माइनस T2 17 अपॉन T2 273, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, A2 80 इंटू 4.2 इंटू 270 डिवाइडेड बाई 273, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 4.2, बेसिकली ये हो जाएगा 42 8 सा 336 into 17 divided by 273, this is kilojoules of heat, ठीक है। इतनी हीट आपको इस वाटर को फ्रीज करने के लिए लगेगी, ठीक है। ये किलोवाट आवर में निकालनी है, तो किलोवाट आवर में निकालनी होगी तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता है 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, so that is 3.6 into 10 to the power 3 किलो जूल, बस इससे डिवाइड कर दो, तो यह आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा 336 into 17 divided by 273 into
36 into 10 to the power 2। ठीक है, अब देखो ये आंसर कितना आ रहा है। ये आंसर आएगा, थोड़ा सा देखो तो, ये आ रहा है मेरा 0.0058। तो ऑप्शन सी के साथ मिलता जुलता है, ये सिर्फ डेसिमल का शायद से प्रॉब्लम है। ठीक, आगे जाते हैं। क्वेश्चन 13 देखो क्या कहा है। वर्क डन इन द प्रोसेस ए बी सी डी ए टू बी बी टू सी सी टू डी, इस प्रोसेस में किया हुआ वर्क बता दो कितना रहेगा। तो देखो ए टू बी में वॉल्यूम कम हो रहा है, कॉम्प्रेशन वर्क डन विल बी निगेटिव। ठीक है, कितना आने वाला है ये, वी नॉट वी नॉट। बी टू सी में वर्क डन 0 बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सी टू डी में वर्क डन हो जाएगा, एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हुआ है 3, फाइनल वॉल्यूम है 3 वी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम है वी नॉट, तो ये हो जाएगा 2 वी नॉट, और प्रेशर है 2 टाइम्स पी नॉट। So 2 V naught into 2 P naught, 4 P naught V naught minus P naught V naught, आंसर आ जाएगा 3 P naught V naught। ठीक है, ओके सर, बढ़िया है। चलो क्वेश्चन 14 देख लो, क्या कहा है क्वेश्चन 14 में। इन द फॉलोइंग पीवी डायग्राम टू एडियाबैट्स कट टू आइसोथर्म, ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसको दो एडियाबैटिक प्रोसेसेस कट कर रही है। सो VB अपॉन VC, VB अपॉन VC ये किसके बराबर रहेगा। तो हमें थ्योरी से भी पता है कि ये रेशो रहता है VA अपॉन VD, VA अपॉन VD इक्वल टू VB अपॉन VC, या सिंपली आप ग्राफ देखकर भी कह सकते हो। तो देखो ये दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इनका स्लोप सेम रहेगा, तो यहाँ पर VB अपॉन VC जो रेशो रहेगा वही रेशो VA अपॉन VD का रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। आगे जाते हैं, क्वेश्चन 15 क्या कहता है। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1 centimeter cube of water at its boiling point absorb 540 calories of heat to become steam at pressure PA and यहाँ पर वॉल्यूम देना चाहिए था जो क्वेश्चन 2 में दिया है 1671 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन इन ओवरकमिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज 500 कैलोरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। ठीक है, ओके सर, बढ़िया है।